अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनम इन नॉर्वे। क्या हाल है आप सबके? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पर्सनल टॉपिक पे है एंड दैट इज चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन नॉर्वे बीइंग अ पाकिस्तानी इमिग्रेंट। डजंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश या नेपाल, क्योंकि जो भी सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखता है सबके मोर और लेस इमोशंस एक ही जैसे होते हैं। हम लोग बड़े वार्म इमोशंस के लोग हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस भी जो है वो मोर और लेस एक ही जैसे होते हैं। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस अराउंड दीज चैलेंजेस जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एडजस्टमेंट, जॉब सर्चिंग और सबसे बढ़ के मेंटल हेल्थ एंड विंटर डिप्रेशन, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि इस टॉपिक के अराउंड तो बात करते हैं कि हाउ टू गेट अ स्टडी परमिट, हाउ टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी या वर्क परमिट इन नॉर्वे या स्कैंडिनेविया की किसी भी कंट्री में, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस चीज को डिस्कस करते हैं कि वंस यू अराइव इन नॉर्वे और एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री, आफ्टर दैट जो है वो आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह के चैलेंजेस जो है वो आप लोग फेस करते हो, फिर उनको कोप अप कैसे करना है। ये सारी चीजें बहुत ही कम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंसेस अराउंड दीज चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव यू सम टिप्स टू कोप अप विद देम कि किस तरीके से आपने उनका सामना करना है। सो ग्रैब योर कप ऑफ कॉफी और स्नैक्स और व्हाटएवर यू लाइक, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट चैलेंज आई एम गोना टॉक अबाउट इज एडजस्टिंग टू अ न्यू कल्चर। ऑफ कोर्स नॉर्वे आना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। आप लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन जैसे ही आप नॉर्वे की जमीन पर लैंड करते हो तो सबसे पहला जो चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है दैट इज कल्चरल शॉक। ऑफ कोर्स हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं, या अगर स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। बेशक खुशी के मौके पे आप एक दूसरे के साथ शरीक ना भी हो सको, लेकिन जब भी कोई दुख का मौका आता है तो सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी हो जाती है। और नॉर्मली भी आपके जो पेरेंट्स हैं, जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, वो हर दुख सुख में आपके साथ शरीक होते हैं और आपको अपनायत फील होती है। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे रिजर्व्ड कल्चर है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट कल्चर है। इनकी जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, फैमिली मीटअप्स होते हैं, वो इनके स्पेसिफिक त्योहारों पे होते हैं। जैसे कि क्रिसमस आती है, उस सूरत में अपनी फैमिली के पास आते हैं। जो इनका आई थिंक ईस्टर होता है या 17th में जो इनका नेशनल डे है, उसमें जो है वो ये फैमिली और फ्रेंड्स सारे इकट्ठे होते हैं। वरना डेली लाइफ में या तो इनकी स्टडीज होती हैं, और अगर स्टडीज नहीं, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो 5 days a week जो है वो ये जॉब करते हैं, और वीकेंड पे जो है वो ये अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। इनकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यहाँ पे हर बंदा जो है वो इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान में बच्चे जो है वो सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, इवन उनकी शादियां भी हो जाती हैं, बट स्टिल वो एक ही घर में रह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जैसे ही आपका बच्चा 16 या 17 साल का होता है तो वो आपसे कहते हैं कि भाई नाउ आई वांट टू बी सेपरेट, कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। वो अलग से शिफ्ट हो जाता है, कॉलेज में जाता है तो वो कॉलेज के हॉस्टल में चला जाएगा। तो आप लोगों से जो है वो अलग हो जाते हैं बच्चे। और इन केस अगर आप देसी फैमिली से ताल्लुक रखते हो, आपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसी की है कि वो आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो गए हैं, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते, बट स्टिल उनके जो लोकल जो नॉर्वेजियन फ्रेंड्स हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो वो उनको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम इतने बड़े हो गए हो, 16 ईयर्स तुम्हारी एज हो गई है, 17 ईयर्स एंड स्टिल यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स। तो इस वजह से जो है वो बच्चे प्रेशर में आके भी जो है वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। तो ये चीज आपको जो है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग यहाँ पे लग सकती है। तो यहाँ पे कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हम लोगों की अपब्रिंगिंग और तरह की हुई है, यहाँ पे आके कल्चर डिफरेंट होने की वजह से हमें बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती हैं। तो ये चैलेंज जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनका कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिजर्व है। ये लोग जो है वो घुलते मिलते नहीं है, बहुत ही शाय लोग हैं। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नॉर्वे, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी तो वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं कि आपको नॉर्वे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि नेबर्स के साथ आपकी अच्छी खासी सलाम दुआ होती है, उनके घर आना जाना भी होता है, हर दुख तकलीफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो पिछला अपार्टमेंट था जो कि स्टूडेंट हाउसिंग में था, हमें नहीं पता था कि हमारे फ्लोर पे लेफ्ट राइट जो अपार्टमेंट्स हैं, जो सामने वाला अपार्टमेंट था उसमें कौन रहता था। इसी तरीके से यहाँ पे भी आई थिंक इट्स बीन 4 और 5 months मुझे अभी तक नहीं पता कि हमारे सामने वाले में या लेफ्ट राइट में कौन रहता है। यहाँ पे जो है वो इसी तरह का ही कल्चर है। अगर आप किसी को लिफ्ट में भी देख लेते हो तो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है कि ये लोग किसी
किसी को हेलो हाय करना भी जो है इनको लगता है कि बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ने वाली है, किसी का सामना कर लिया, अब इसको हेलो बोलना पड़ेगा। तो ये थोड़े से इसी तरह के रिजर्व किस्म के लोग हैं, लेकिन आपको हमारा तो पता है कि हम लोग किस तरह के हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो लैंग्वेज बैरियर ये भी आपको फेस करना पड़ता है। ऑफ कोर्स जब भी आप किसी नए कंट्री में जाते हो वहाँ की लैंग्वेज और होती है, वैल्यूज और होती हैं, तो आप लोगों को जो है वो प्लस इस एज में जबकि आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा पुख्ता हो चुका है, लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि आप कहीं पे जाके रह रहे हो, आपको उनकी PR चाहिए, उनका पासपोर्ट चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने लैंग्वेज भी जो है वो सीखनी है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो आप सारी जिंदगी यहाँ पे गुजारोगे तो आपको अपनाइयत वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप डिपेंडेंट रहोगे, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ईमेल अगर आपने पढ़नी है तो आप जो है वो ट्रांसलेटर पर डिपेंडेंट रहोगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है वो लैंग्वेज कर लें, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज नहीं करते तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स और सोशल जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सोशल सर्कल यहाँ पे नहीं होगा स्पेसिफिकली लोकल्स के साथ, क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी के साथ तो फिर भी बातचीत कर लोगे, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ अगर आपने गपशप करनी है या उनके साथ अगर आपने अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करने हैं या कनेक्शंस बनाने हैं, तो ऑफ कोर्स उसके लिए जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। और लैंग्वेज जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट। सो कल्चरल शॉक ऑफ कोर्स इज वेरी चैलेंजिंग स्पेसिफिकली फॉर एक्सट्रोवर्ट्स, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो तो फिर भी कोप अप कर लेते हैं कि कोई नहीं, वो लोग वैसे भी लोगों से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, जिनको पसंद है लोगों के साथ मिलना जुलना, जिनको सोशल एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए ऑफ कोर्स ये चैलेंज हो सकता है। प्लस ये कि ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आपके पास दोस्त नहीं है, आप किससे अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे? हैंग आउट आप करना चाह रहे हो लेकिन आपके पास कोई भी नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स बनाना चाह रहे हो तो फिर लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर जो है वो उसको दूर करने के लिए उसका जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपने पे करना पड़ता है काफी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पर मंथ, यहाँ के जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपसे डिमांड करते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने ओन पे करना चाह रहे हो तो फिर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको प्रैक्टिस कर सको। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक ऑफ कोर्स आपको लैंग्वेज नहीं आती है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कल्चरल शॉक से रेलेवेंट हैं, जो इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। और इन सारी चीजों से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होती है। बट स्टिल आई वुड से कि कल्चरल शॉक को फिर भी हम थोड़ा साइड पे रख सकते हैं। इससे भी जो बड़ा चैलेंज आता है स्पेसिफिकली अगर आप इमिग्रेंट हो, पाकिस्तान इंडिया से हो, आपके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर है, आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे आपको अपनी भी लाइफ गुजारनी है। यहाँ पे आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या बाकी भी जितनी चीजें हैं, जो मंथली ग्रोसरीज हैं, वो किस तरीके से करनी है। ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से पैसा लेके आए हो तो वो पैसा यहाँ पे आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आके आपको ऑफ कोर्स इन्हीं के हिसाब से कमाना है, तभी यहाँ पे आप गुजारा कर सकते हो, अदरवाइज जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का जो लिंक है वो है जॉब के साथ। नेक्स्ट चैलेंज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दैट इज जॉब सर्चिंग, कि एज अ पाकिस्तानी या इंडियन इमिग्रेंट जो है वो आपको कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप परमानेंट जॉब सर्च कर रहे हो, यानी अपनी फील्ड से रिलेटेड, या फिर अगर यहाँ पे आप और जॉब ढूंढते हो तो उसमें कौन से चैलेंजेस जो है वो आपको आ सकते हैं। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड जब यहाँ पे आए थे एज अ स्टूडेंट, उनका एडमिशन हुआ था USN कोंग्सबर्ग में, मास्टर्स के लिए वो आए थे यहाँ पे, जो कि ऑस्लो से जो है वो 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। एक साइड की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को जो है वो 20 आवर्स अलाउ होता है कि आप एक वीक में 20 आवर्स काम कर सकते हो। इससे ज्यादा काम करना इलीगल होता है, आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्योंकि कोंग्सबर्ग जो है वो एक काफी छोटा सिटी है, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो मास्टर्स करने के लिए आए थे, ईरान से, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। और आपको पता है कि सभी स्टूडेंट्स की ये कोशिश होती है कि उनको जो है वो पार्ट टाइम जॉब साथ में मिल जाए। तो एक ऐसा सिटी जो कि ऑलरेडी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, वहाँ पे जॉब फाइंड करना वैसे ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उसके बाद आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगी जो कि लोकल्स हैं यहाँ के, जिनको नॉर्वेजियन आती है। ऑफ कोर्स वहाँ पे मास्टर्स के लिए लोकल लोग भी आए हुए थे जो कि दूर दराज से कोंग्सबर्ग मास्टर्स के लिए आए हुए थे। तो ऑफ कोर्स जिनको लैंग्वेज आती है उन्हीं को जो है वो प्रायोरिटी मिलती है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी। वहाँ पे भी इनके लिए जो है वो काफी मुश्किल हुई, इन्होंने बहुत सारी जगहों पे CV दी। इवन कोंग्सबर्ग से दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे भी जाके इन्होंने CVs जो है वो अपनी ड्रॉप की, बट स्टिल जो है वो कहीं से इनको जॉब की ऑफर नहीं हुई। फिर वहीं पे एक कैफे था जहाँ पे इनको जो है वो आई थिंक 20% से स्टार्ट हुआ था इनका, फिर थोड़ा थोड़ा करते वो 50% तक गया। लेकिन आई थिंक वहाँ पे भी इन्होंने 2 से 3 मंथ्स ही जॉब की थी, क्योंकि आए थे 2021 में। और आपको पता है कि यहाँ पे दोबारा जब एक और लेयर आई थी कोविड की, तो उसकी वजह से काम यहाँ पे बंद हो गया था। और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पास काम नहीं है, तो आप जो है वो अपना कहीं और बंदोबस्त कर सकते हैं। तो वहां से भी जो है वो इनको ले ऑफ कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो है वो सोचा कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि ये छोटा सिटी है, यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, प्लस कोविड आ गया है, तो अब मैं क्या करूँ। वो टाइम एक ऐसा टाइम था ऑफ कोर्स जबकि आप घर से पैसा लेके आए हुए हो, वो इतना पैसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये 6 महीने भी नहीं गुजारेगा, तो मैं बाकी का टाइम यहाँ पे क्या करूँगा। मेरे पास जॉब भी नहीं है, मैंने अपना स्टूडेंट परमिट जो है उसको भी रिन्यू करवाना है, उसके लिए मुझे फंड्स शो करवाने हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपके लिए, प्लस ये कि आपकी जो बैक होम फैमिली है उसको भी आपने सपोर्ट करना है। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और जो लोग एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं ऑफ कोर्स वो लोग इस चीज से जो है वो रिलेट कर सकते होंगे कि कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर। फिर स्टडीज का प्रेशर अलग से, उसको तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। आईरोज प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, पेपर्स आपके फाइनल टर्म्स आ रहे हैं, तो उसका जो है वो प्रेशर अलग से है, प्लस जॉब का प्रेशर आपके ऊपर अलग है। फिर आपके ऊपर ये भी प्रेशर होता है क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, मैं इंडियंस की बात नहीं करती क्योंकि इंडियंस को ये होता है कि यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट की या एक टाइम के लिए यहाँ से जॉब की, पैसा इकट्ठा किया और वापस अपने मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और वो लोग अपने मुल्क से दूर नहीं होना चाहते। लेकिन हमारी करेंसी, हमारी इकोनॉमी का जो हाल है वो ऑफ कोर्स आप सब लोगों के सामने, तो कोई भी नहीं चाहता कि वो यहाँ पे आए, किसी भी चाहे वो मास्टर्स के लिए आए तो उसकी कोशिश होती है कि उसको जॉब मिल जाए ताकि वो यहीं पे सेटल हो। पाकिस्तान वापस कोई भी नहीं जाना चाहता, लाइक लिटरली। उसके बाद इनको एक और जॉब मिली थी ऑस्लो में, पिज्जा शॉप प्लस रेस्टोरेंट था जो कि 24/7 ओपन रहता था और इनकी नाइट शिफ्ट होती थी। तो ये क्लासेस लेके कॉन्ग्सबर्ग से 1.5 घंटे की ट्रेन लेके ऑस्लो आते थे। ऑस्लो में पूरी रात इन्होंने अपनी शिफ्ट कंप्लीट की। सुबह जो है वो 3 बजे या 4 बजे जब इनकी शिफ्ट खत्म होती थी, फिर क्लोजिंग वगैरह करके अगेन ये जो है वो ऑस्लो से ट्रेन लेते थे 1.5 घंटे की, और फिर जो है वो कॉन्ग्सबर्ग जाते थे, और फिर नेक्स्ट डे इन्होंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। और उसी सारे सिनेरियो में जो है वो इन्होंने अपनी स्टडीज को भी देखना है, अपनी जॉब को भी देखना है, नाइट शिफ्ट करनी है, नींद नहीं पूरी हो रही, अगले दिन क्लासेस लेने जा रहे हैं, फैमिली का प्रेशर है, जो इनकी फील्ड की जॉब है उसका प्रेशर है, मास्टर्स का प्रेशर है कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे आए हैं, अगर इनकी स्टडीज ही नहीं ठीक होंगी तो जॉब कैसे मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो आपके माइंड में चल रही होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि जब ये पाकिस्तान में थे तो बहुत ही ज्यादा एक रेपुटेबल सॉफ्टवेयर हाउस था जहाँ पे ये लीड की जॉब कर रहे थे। इनकी टीम में आई थिंक 5 से 6 मेंबर्स थे जिनको ये लीड कर रहे थे। वहां पे मतलब आपका बॉसी एटीट्यूड है कि आपके पास जो है वो टीम मेंबर्स हैं, आप सुबह उठ के काम डिवाइड कर देते हो, भाई तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, और पूरा दिन जो है वो आप मतलब उनको सुपरवाइज कर रहे हो, आप खुद से उस तरीके से काम नहीं कर रहे हो, और आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप जो है वो अपने दिल में पता नहीं कितने सुहाने ख्वाब लेके मास्टर्स के लिए नॉर्वे आते हो, यहाँ पे एक जगह आप जॉब करते हो, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप अपने शहर से 1.5 घंटे दूर जो है वो एक जगह आपको पिज्जा शॉप में जॉब मिल रही है, नाइट शिफ्ट है। वहाँ पे आपको पता है कि आपको जो जॉब करते हुए जिस तरह की फीलिंग आती है कि यार मैं तो वहाँ पे लीड की जॉब कर रहा था, यहाँ पे जो है वो मैं पिज्जा शॉप में जॉब कर रहा हूँ। मतलब मेंटली आप लोग जो है वो बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह के थॉट्स जो है वो आप लोगों को आते हैं। इंसान को रिग्रेट भी फील होता है कि यार मैं ये करने के लिए यहाँ पे आया था, या मैंने इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो क्योंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग ही इस तरह की हुई है, हमारा जो मुआशरा है वो इसी तरह का है कि हम लोग इस तरह की जॉब्स को ऐसा ही समझते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने डिस्कशन किया, तो वो लोग भी इसी तरीके से फील करते हैं। हालांकि कोई भी काम जो है वो बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि हर काम जो है वो आप मेहनत से करो, और मेहनत में जो है वो अजमत होती है, बरकत होती है। तो ऑफ कोर्स हम लोग जो वहां से आए हैं, हम लोगों को फिर ये चीजें यहाँ पे आके फील होती हैं। तो स्टडीज के साथ साथ जो है वो पार्ट टाइम जॉब भी इनकी चल रही थी, जो कि सिटी से इतना दूर थी, डेली का आना जाना, नाइट शिफ्ट करना, फिर आपने अपना स्कोर जो है उसको भी मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ जो है वो ये अपनी फील्ड की जॉब के लिए भी इन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब फील्ड की जॉब अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इनकी IT की फील्ड है, उससे रेलेवेंट अगर इन्होंने अपनी जॉब जो है वो सर्च करनी है तो क्या राइट प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो इनके लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जॉब्स आती हैं वो कौन से हैं, CV कैसे बनानी है आपने, कवर लेटर आपने कैसा लिखना है, ब्रीफ लिखना है, उसमें क्या डिटेल्स ऐड करनी है, आप अपने लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसको आप चेंज करते हो इनके अकॉर्डिंगली, ये सारी चीजें और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही कहाँ से मिलेगी, ये भी एक चैलेंज होता है। उसके बाद जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो ऑफ कोर्स अगेन वही चैलेंज आता है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। डजंट मैटर कि आपके कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कस्टमर केयर रिलेटेड हो या IT की फील्ड हो या अकाउंटिंग की फील्ड है, कोई भी फील्ड है, आपको जो है वो लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में ये लोग प्रेफर करते हैं कि नॉर्वेजियन आनी चाहिए। तो अगर आपको नॉर्वेजियन नहीं आती, आप इंग्लिश की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो या सर्च करते हो, तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है आपको जॉब मिलने की, क्योंकि जो इंग्लिश में जॉब्स आती हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। प्लस ये कि अगर जो जॉब्स आती भी हैं उनमें जो एंट्री लेवल जॉब होती है उसमें भी जो है वो 500-500 लोगों ने अप्लाई किया होता है। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है। अमेरिका से लोग होते हैं, ब्रिटेन से, या बाकी जो आसपास की जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां से भी लोग आए हुए होते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो भी जाते हो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो इनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो काफी लेंथी होता है। 5 से 6 राउंड जो है वो तो होते ही होते हैं मिनिमम IT की फील्ड में, क्योंकि मैं भी IT से बिलोंग करती हूँ तो मुझे भी आइडिया है, क्योंकि मैंने भी बहुत
सारे इंटरव्यूज दिए मैं IT के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होती है जो कि HR के साथ होती है। अगर वो आप क्लियर कर जाते हो देन आपको सेकंड इंटरव्यू की कॉल आती है जो कि मीट एंड ग्रीट सेशन होता है। आपका IT मैनेजर होगा, उसके साथ साथ जो है वो आपका कोई पोटेंशियल फ्यूचर कलीग होगा। सेकंड राउंड अगर आप क्लियर कर जाते हो देन आपको थर्ड जो राउंड है उसमें टेक्निकल असेसमेंट दी जाती है। बेसिकली एक असाइनमेंट होती है जो कि आपने कंप्लीट करके वापस भेजनी होती है। अगर आप वो भी क्लियर करते हो देन आपको जो है वो फोर्थ राउंड की जो है वो कॉल आती है जो कि टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें जो आपने असेसमेंट जो है वो कंप्लीट की होती है उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। बाकी भी जो टेक्निकलिटीज वो लोग आपसे पूछते हैं वो होते हैं जो कि 3-4 बंदे होते हैं अगेन उस इंटरव्यू में। अगर आप वो भी क्लियर करते हो देन आपका जो है वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी इंटरव्यू होता है और मेनली आई थिंक जो है वो फाइनल इंटरव्यू ही होता है। बट ज्यादातर ऐसा होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद भी एक जो है वो राउंड होता है जो कि CEO के साथ या फाइनल राउंड होता है, जिसमें फिर आपको जो है वो आपसे रेफरेंसेस वगैरह मांगते हैं और उसके बाद जाके जो है वो ये आपको ऑफर करते हैं। लाइक पाकिस्तान में मेरा जो है मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 इंटरव्यूज दिए हैं, एक HR का इंटरव्यू और एक जो है वो टेक्निकल इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे 4 से 5 जो है वो राउंड होते हैं और ये जो सारे राउंड्स हैं ये एक राउंड में जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो 2.5 से 3 महीने का लेंथी प्रोसेस होता है। इसमें आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। लाइक लिटरली आप एक से दूसरे से तीसरे इंटरव्यू में जब आप जाते हो आपको कॉल आती है तो आपकी वैसे ही एक ना आप ये सोच आप में डेवलप हो जाती है। आप फील करना शुरू कर देते हो कि शायद जो है वो मुझे ये जॉब मिल जाएगी और आपकी एक्सपेक्टेशंस आप उससे लगा लेते हो और इन दी एंड जब आपको रिजेक्शन आती है तो वो जो फीलिंग होती है वो लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा बुरी फीलिंग होती है। तो जॉब सर्चिंग में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। रिजेक्शंस आपको बहुत ज्यादा आती हैं, कहीं से तो आपको कॉल ही नहीं आती है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए होते हैं वो अपने थ्रू आउट जो इनका स्टडी वीजा होता है उसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन उनको कॉल्स नहीं आती हैं। अगर आती भी हैं तो एक से दूसरे राउंड में नहीं जाते, मतलब क्रैक नहीं कर पा रहे होते वो लोग इंटरव्यूज को और जॉब्स नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड के साथ आए हैं और अभी जो है वो लोग वापस जा रहे हैं। बहुत सारे इससे पहले भी वापस चले गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनको जो है वो यहाँ पे उनकी फील्ड की जॉब नहीं मिली। और नॉर्वे में अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप जो है वो फिर अगेन इन दी एंड आपको जो है वो वापस ही जाना पड़ेगा। तो जॉब के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो बेहतर है कि लैंग्वेज अगर आप लोग कर लें, क्योंकि जब आप लैंग्वेज कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, एज ए इमिग्रेंट अगर आप यहाँ पे आते हो और आप सोच रहे हो कि इंग्लिश में आपको जॉब मिल जाएगी तो बहुत ही ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। फिर मार्केट पर भी डिपेंड करता है। आजकल जो है वो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, यहाँ पे जॉब्स जो आ रही हैं वो भी बहुत ही कम है। इससे बढ़ के आप लोगों को ये बात बताऊं कि नॉर्वे में चलता है रेफरेंस सिस्टम, क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो है ट्रस्ट बेस्ड और यहाँ पे ये लोग इससे ज्यादा ये लोग ये सोचते हैं, मतलब किसी की टेक्निकल नॉलेज किसी के पास है इससे ज्यादा इस चीज को ये प्रेफर करते हैं कि बंदा जो है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। और ट्रस्ट वर्दी ऑफ कोर्स तभी होगा वो बंदा जब उसका रेफरेंस होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जो है वो अपने कनेक्शंस और अपने रेफरेंसेस जो है वो अच्छे तरीके से बना लें अगर आप लोगों को यहाँ पे जॉब चाहिए तो। सो द नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंज दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज मेंटल हेल्थ एंड विंटर डिप्रेशन। ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है क्योंकि यहाँ की जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं, डार्क होती हैं। उसमें जो है वो आपको बहुत सारी डिप्रेशन होती है क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। तो ऑफ कोर्स दैट लीड्स टू स्वेयर डिप्रेशन। और किस किस्म का ये चैलेंज होता है क्योंकि हम लोग जो है वो सब कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, हम लोग ट्रॉपिकल वेदर के जो है वो आदी होते हैं। हमारी इवन जो सर्दियों में जो दिन के टाइम टेम्परेचर होता है वो भी इनकी समर्स से बेहतर होता है। इनकी समर्स में भी जो है वो अक्सर 1-1, 2-2 हफ्ते जो है वो लंबी बारिशें चल रही होती हैं, सूरज आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि वहां पे लाइक लिटरली मुझे याद है कि जब विंटर्स होती थी और अगर बारिश का सीजन है या समर्स में भी जो हमारे वहां पे एक स्पेसिफिक मूनसून का जो सीजन आता है जिसमें बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो 2 से 3 दिन अगर लगातार बारिश होती थी, सूरज नहीं देखने को मिलता था, तो लाइक लिटरली वहां पे डिप्रेशन होना शुरू हो जाती थी कि यार सूरज क्यों नहीं देखने को मिल रहा। क्योंकि हम लोग बचपन से उस चीज के आती है, प्लस हमारी जीन्स में भी ये चीज है, तो इस वजह से हम लोग तो सन के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन ये कि जब यहाँ पे आप आते हो तो फिर ऑफकोर्स आपको जो है वो इस चैलेंज का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे वैसे तो ये लोग कहते हैं कि विंटर्स जो है वो जनवरी, फरवरी या दिसंबर को भी जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मेरे जो विंटर्स हैं वो तो अगस्त के एंड से ही स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि अगस्त एंड से यहाँ पे ऑटम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इनका ऑटम लिटरली ऐसा होता है जैसे हमारा वहाँ पे जनवरी, फरवरी, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पे। हमारे वहाँ पे नॉर्मली जो सर्दियों में टेम्परेचर होता है वो 10 से 11 होता है, तो इनका ऑटम में ही जो है वो 10-11 पे टेम्परेचर आ जाता है। समर्स में भी इनका जो है वो मैक्सिमम इस दफा जो आई थिंक टेम्परेचर गया था 1 से 2 दिन के लिए वो 26 से 28 था,
और नॉर्मली जो समर्स में टेम्परेचर था वो 21 से 24 तक था, जबकि इतना आपको पता है कि हमारे विंटर्स में जो है वो दोपहर के टाइम जब सूरज जो है वो फुल आबोताब से चमक रहा होता है तो उस टाइम पे हमारा 21 से 25 के बीच में सर्दियों में टेम्परेचर होता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि इनका समर्स में इतना टेम्परेचर होता है। तो हम लोगों को तो यहाँ पे विंटर्स की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो विंटर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 3 मंथ्स होते हैं, इसमें जो डे लाइट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लाइक लिटरली जो यहाँ पे दिन होता है वो 4 से 5 घंटे का होता है, यानी सुबह 9:45 बजे जो है वो रोशनी होना स्टार्ट होती है और 2:45 बजे, 2:30 बजे जो है वो सूरज यहाँ पे गुरूब हो जाता है। तो 4 से 5 घंटे का दिन होता है। लाइक वीकेंड पे अगर आप जो है वो सुबह उठते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको होता है कि वीकेंड पे थोड़ी नींद जो है वो अच्छे से पूरी हो जाए, आप 9:30-9 बजे उठते हो, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट जो है वो बनाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और उसके बाद आप देखते हो तो बाहर जो है वो अंधेरा हो चुका होता है। तो आपको 4 बजे ऐसा लग रहा होता है कि रात के जो है वो 10 बज चुके हैं और अब सोने का टाइम है, या आपकी जो है वो मेंटल कंडीशन बहुत ही अजीब सी हो जाती है, आपको खुद भी नहीं पता होता। प्लस ये कि यहाँ पे सनलाइट नहीं होती, आपको विटामिन की कमी हो जाती है। विटामिन की कमी से ऑफ कोर्स आपको जो है वो डिप्रेशन बहुत ज्यादा स्वेयर हो जाती है। पाकिस्तान में हम लोगों को विटामिन डी की और इन चीजों का हमें पता ही नहीं था, क्योंकि ऑल द टाइम सूरज होता था, धूप में बैठना, धूप में आना जाना, तो हमें कभी विटामिन डी की कमी फील ही नहीं होती। और विटामिन डी की कमी से आपको सबसे ज्यादा डिप्रेशन होती है। तो यहाँ पे आपने अपने जो सप्लीमेंट्स है उसका भी ख्याल रखना होता है कि वो आपने लेने हैं। विंटर की डिप्रेशन में इजाफा उस टाइम हो जाता है जब डे लाइट नहीं है, विटामिन की कमी है, उस वजह से तो आपको डिप्रेशन हो ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ एज ए इमिग्रेंट जब आप यहाँ पे आए हुए हो, आपके पास जॉब नहीं है, जॉब सर्चिंग में जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, ये डिप्रेशन आपको अलग होती है। फिर प्लस ये कि जब आप पाकिस्तान में एक अच्छी रेपुटेबल जॉब करके आए हुए, उसके बाद यहाँ पे आके अगर आप और जॉब कर रहे हो, उसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। आपकी जो बैक होम फैमिली है उसको आपने सपोर्ट करना है, उसका प्रेशर है, आपने यहाँ पे अपनी लाइफ को सेटल करना है, यहाँ पे आपने घर लेना है, आपने अपनी फैमिली बढ़ानी है, इस चीज की डिप्रेशन। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है ना बेचारी, वो उसके ऊपर हर तरफ से प्रेशर है। मतलब बैक होम का प्रेशर है, आपका करियर का प्रेशर है, आप अपनी फैमिली बढ़ानी है, आपने अपनी लाइफ सेटल करनी है, आपके बहन भाइयों की टेंशन, मतलब हर तरफ से आपको टेंशन ही टेंशन मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना हो कि हर तरफ से आपको इतनी टेंशन मिले कि किसी दिन जो है वो हम एक्सप्लोड ही ना कर जाए। लेकिन खैर मजाक कर रही हूँ मैं आपसे। ऑफ कोर्स जो है वो चैलेंजेस हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। फिर ये कि अगर आपने खुद चूज़ किया है कि भाई आपने जाना है और आपने इन चैलेंजेस को फेस करना है, तो आप में इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों का सामना कर सकें। और ऑफ कोर्स लाइफ वही मज़े की है जिसमें स्ट्रगल है और जिसमें आपने मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत में ही बरकत है। तो इस वजह से आपने इन सारे चैलेंजेस ये आपको आते हैं, ये नॉर्मल है बिल्कुल। क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे आई थी मुझे भी डिप्रेशन था, सब कुछ था, लेकिन फिर ये कि मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, और मुझे लगा कि नहीं यार वो लोग भी इसी तरीके से ही फील करते हैं। जब मैं लैंग्वेज के लिए जा रही थी तो बाकी लोगों से मैंने जब डिस्कस किया वो भी सेम ही फील कर रहे थे। फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं यार मैं अकेली नहीं हूँ जिसको ये सब कुछ फील हो रहा है, बल्कि नॉर्मल जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे जो आते हैं एज एन इमिग्रेंट वो सभी इस तरीके से फील करते हैं। तो फिर जो है वो मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि मुझे किस तरीके से इन सारे चैलेंजेस से जो है वो कोप अप करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें पार्टिसिपेट करूँ तो मैं जो हूँ वो डिप्रेशन से बाहर आ सकती हूँ। तो अब बात करते हैं उन टिप्स और ट्रिक्स की जिनको यूज़ करके आप इन चैलेंजेस को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स अगर आपको पता है कि एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ स्पाउस अगर आप नॉर्वे जाने वाले हो, तो आप पहले ही जो है वो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो कि नॉर्वे का जो कल्चर है वो कैसा है। आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये किस तरह के लोग हैं, रिजर्व हैं, यहाँ पे फैमिली टर्म्स नहीं है, तो आपको यहाँ पे आके एकदम से जो है वो शॉक नहीं लगेगा। उसके बाद लैंग्वेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो यही है कि अगर आप पाकिस्तान में ही हो, आपको पता है कि आप नॉर्वे में आने वाले हो, तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए जो है वो लैंग्वेज को पहले से ही सीखना स्टार्ट कर दो। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आजकल जिसमें ऑफ कोर्स सबसे फेमस जो है वो ड्यूलिंगो है। मैंने भी ड्यूलिंगो से ही स्टार्ट किया था जब मैं पाकिस्तान में थी। तो आप जो है वो अपनी लैंग्वेज जर्नी पाकिस्तान से ही स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि नोस्ट टॉक एक चैनल है, मैं यहाँ पे उसका लिंक भी दे दूंगी। वो चैनल जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी सीरीज होती है वहाँ पे, तो आपको लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। टिकटॉक पे बहुत सारे यहाँ के टीचर्स हैं जिनके अकाउंट्स हैं, वीडियोस आती हैं, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा ये कि जब आप नॉर्वे लैंड कर जाओ उसके बाद फौरी तौर पे आपने अपनी लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए ज्यादा हो सके। यहाँ पे आके ऑफ कोर्स आप जो है वो किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन में इनरोल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे आपको अगर पे करना पड़ता है, तो उसके लिए जो है रेड क्रॉस या इस तरह की बहुत सी और फॉर्म्स हैं जो कि स्प्रॉक कैफेज जो है उनको अरेंज करती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप खुद को जो है उसमें इनरोल कर सकते हो। इससे होगा ये कि जो ऑनलाइन
ऑनलाइन आपकी लर्निंग हो रही है उसको आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी लोगों के साथ। वहाँ पे भी सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो आए होते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो और इस तरीके से आप अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो भी वहाँ पे बना सकते हो। तो ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हो सकती है जिसपे जो है वो मैं भी उसको फॉलो कर रही हूँ। तो इसमें ये कि आप लोग अपने दोस्त भी बना सकते हो, लैंग्वेज जो है वो भी आपको सीखने में हेल्प होगी। नेक्स्ट जो हम लोगों ने चैलेंज डिस्कस किया था जॉब सर्चिंग का, उसके लिए ऑफकोर्स अगेन ये कि लैंग्वेज आप कर रहे हो तो लैंग्वेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। स्पेसिफिकली अगर आपने और जो जॉब्स हैं उनसे स्टार्ट करना है तो उसमें लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आपको काफी सारे चांसेस हैं कि आपको जॉब जो है वो मिल जाए। उसके अलावा ये कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो कि नॉर्वेजियन जो फास्ट जॉब के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपने अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसा बनाना है, कौन सी स्पेसिफिक डिटेल्स आपने उसमें ऐड करनी है, या नॉर्वेजियंस जो है वो जब इंटरव्यू होता है तो उसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, नॉर्वेजियंस किस पर्सपेक्टिव से जो है वो एक कैंडिडेट को एग्जामिन करते हैं या क्या चीज उसमें देख रहे होते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी यूट्यूब पे हैं जो कि आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, यहाँ पे रेफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा चलता है, तो आपने कोशिश करनी है कि सोशली आप एक्टिव हो। जैसे आप लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो भी स्टाफ है उनके साथ थोड़ी हेलो हाई करें, जितने भी और वहाँ पे लोग आ रहे हैं जो सीखने के लिए आ रहे हैं लैंग्वेज, उनसे आप अपना जो कनेक्शन है वो बेहतर करें, नेटवर्क्स बनाएं, लिंक्स बनाएं आप, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लिंक्स बहुत ज्यादा काम आते हैं व्हेन इट कम्स टू जॉब सर्चिंग या जॉब फाइंडिंग। तो लिंक्स वगैरह जो है वो बनाएं आप यहाँ पे जितने ज्यादा हो सकें, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्वे में जॉब लेने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मेंटल हेल्थ और विंटर डिप्रेशन, इसको किस तरीके से कम करना है, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो ऑफकोर्स आप अपना जो जीपी है उसके पास जाओ, जनरल फिजिशियन जो है उसके पास जाके आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ। उसके बाद जिन भी विटामिन वगैरह की आपको कमी होगी आप उसको बताओ कि भाई विंटर्स आने वाले हैं, इस तरीके से मैं पाकिस्तान या मैं सब कॉन्टिनेंट से आया हूँ, हम लोग ट्रॉपिकल वेदर के जो है वो आदि है, ये मेरी फर्स्ट विंटर्स होने वाली है यहाँ पे, तो मुझे जो है वो सप्लीमेंट्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर दे, तो ऑफकोर्स वो आपको जो है वो सप्लीमेंट्स वगैरह दे देगा जो कि आपने फिर डेली बेसिस पे लेने हैं जिस तरह से भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो उससे ये कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है जब आप प्रॉपर जो है वो सप्लीमेंट्स ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, उसकी कमी आपको अगर नहीं हो रही। नेक्स्ट चीज इसमें मैं आपको कहूंगी कि स्टे फिजिकली एक्टिव, और उसके लिए जो है वो आप जिम की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि गर्मियों में तो ये होता है कि आप वॉक कर रहे हो, बाहर भी जॉगिंग कर सकते हो। सर्दियों में ये होता है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते और आप खा पी रहे हो और बस सोफे पे बैठ रहे हो, आप काउच पोटैटो जो है वो बन के रह जाते हो, तो इससे आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और ऑफकोर्स जब आपकी फिजिकल हेल्थ बुरी होती है तो वो उससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो वैसे ही खराब हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप जो है वो जिम की मेंबरशिप ले लो, आप आधा घंटा जो है वो डेली का जिम करो, तो आपको वैसे ही जो है वो अच्छा फील होगा मेंटली भी, और इससे ये होगा कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये तो था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई हैव ट्राइड के जितने भी मेन चैलेंजेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे आके फेस किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आई नो और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बीइंग एन इमिग्रेंट आप लोग यहाँ पे फेस करते हो, बट ऑफ कोर्स मैं वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकी ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, अदरवाइज ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। उससे होगा ये कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर कीजिएगा ताकि जो यहाँ पे मूव होने वाले हैं जो लोग या जो न्यूली मूव हुए हैं यहाँ पे जो ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके लिए जो है वो ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि यार कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो अपकमिंग है जो वेट कर रहे हैं, ताकि वो उसके लिए जो है वो प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं, वो लोग पहले से जो है उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।